गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ में, जिसका पहला चैप्टर था। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने रेनेसां या पुनर्जागरण के बारे में जाना था कि कैसे वहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों ने जो है प्राचीन साहित्यों का जो है स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके लोगों में जन जागरूकता फैलाई। आज जो है हम लोग उसमें देखेंगे यूरोप में मानवतावाद या मानववाद। ठीक है। सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण, उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावना का फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। ठीक है। हम अगर 1300 के आसपास देखें तो जो यूरोप के विद्वान थे वो पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों पर अधिक रुचि लेने लग गए थे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों और नौकरियों की संभावना का भी फायदा उठाना चाहते थे। लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसिस्को पेटार्क, जन्म सन 1304, मृत्यु सन 1374। ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रांसिस्को पेटार्क के बारे में बताया है। वो मानवीय अध्ययन के आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है। जो क्या है, इटालियन जो विद्वान हैं, वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय के लोग सही भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। ठीक है। उनको ये लग रहा था कि उसके समय के जो लोग हैं वो भाषा का सही प्रयोग नहीं कर रहे थे, अतः वे क्या किए कि प्राचीन लैटिन साहित्य को पढ़ने लगे ताकि जो है वे सही भाषा का उपयोग कैसे कर सकें। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्राचीन लैटिन साहित्य को पढ़ते समय जो है इन्हें ये समझ में आने लगा कि इनकी मदद से जो है हम भाषा का सही उपयोग और साथ ही साथ जो है अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने के लिए, दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए और तैयार कर सकते हैं। पेटार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। ठीक है। इसका क्या परिणाम हुआ कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में ग्रीक लैटिन साहित्य का जो है अध्ययन तेजी से फैला। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार या राजनयिक मकसद से बातचीत करना आदि व्यवहारिक कुशलताएं भी विकसित होगी। ठीक है। प्राचीन साहित्यों के अध्ययन से ये बात सामने आई कि इसके पढ़ने से क्या होगा कि युवाओं में सोचने के तरीके, औपचारिक पत्र लेखन, न्यायालयों में अपने पक्ष रखने, व्यापारिक व राजनयिक मकसद से बातचीत करना आदि चीज़ें जो है व्यवहारिक कुशल हो जाएगी। अतः वे शिक्षा देने के लिए शालाएँ स्थापित करने लगे। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर, ठीक है, क्या करने लगे, इसका जो है अध्ययन को बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने जो है शिक्षा देने के लिए शालाएँ स्थापित करने लगे और उन्हें इस काम में जो है जर्मन कारीगर गुटेनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली। ठीक है। और स्कूल के कामों के लिए जो है क्या हुआ कि जो कारीगर थे जर्मन के, उन्होंने 1439 में जो है एक छपाई प्रेस का आविष्कार किया जिससे इनको बहुत अधिक मदद मिली, जिसमें एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियां बहुत ही बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंचाई जा सकती थी। ठीक है। पुस्तकों के या छापने वाली कला के आविष्कार हो जाने की वजह से जो है क्या हुआ कि अब किसी पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां एक साथ छप सकती थी और उसे जो है बहुत सारी मात्रा में तैयार करके दूर दूर तक जो है आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इससे विद्वानों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान बहुत सरल हो गया, चूँकि पुस्तकें या साहित्य जो है दूर दूर तक जाने लगे, जिससे एक विद्वान का दूसरे विद्वान के विचारों से क्या हुआ, बहुत सारी जानकारी मिली। एक रोचक बात यह है कि मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचित साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया,
लेकिन लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे इतालवी, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच को ही चुना। वे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहते थे जिसे जन सामान्य समझ सके। सही भी बात है। क्या है कि इन्होंने जो है प्राचीन लैटिन साहित्य का तो अध्ययन किया, परंतु जो भी लिखने का कार्य था उन्होंने जो है स्थानीय भाषाओं के आधार पर ही किया। उसका रीज़न क्या था कि जो उस समय प्रचलन में भाषाएं थी, उस भाषाओं के द्वारा जो किताबें या साहित्य लिखे गए वो जन सामान्य में जो है आसानी से समझ में आ सकता था। इसलिए जो है उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को ही लेखन कार्य के लिए चुना। मानविकी अध्ययन और उसके उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में क्या विशेष अंतर था? हमने ऊपर देखा था कि मध्यकालीन अध्ययन धार्मिक मामलों पर केंद्रित थे और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह चर्च के विचारों के विरुद्ध लिखे या बोले। लेकिन अब अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगे। ठीक है, जो प्राचीन साहित्य था या उसमें जो प्राचीन जो चीज़ें थी वो मुख्य रूप से जो है धार्मिक मामलों पर केंद्रित थी और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वे चर्च के विरुद्ध में जाकर कुछ बोल सके। पर अब क्या है कि उसमें परिवर्तन आया था और मामले केवल धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गए थे। इसमें नायक नायिका के प्रेम, राजनीतिक व्यवस्थाएं और आर्थिक जीवन के मुद्दे को लेकर के जो है रचनाएं होने लगी थी। बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे चर्च की आलोचना करने से नहीं चूके और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे चर्च की आलोचना करने की जो है इनमें शक्ति आने लगी। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, देखिए, लारेंजो वल्ला नामक लैटिन भाषा के विद्वान ने 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करके ऐलान किया कि वे जाली दस्तावेज हैं। ठीक है, क्या हुआ कि लारेंजो वल्ला नामक एक लैटिन भाषा के विद्वान थे। उन्होंने 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन किया और बताया कि वे सब जाली दस्तावेज हैं। इनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च यह दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने कई राजकीय अधिकार चर्च को दे रखे थे। ठीक है, उसमें ये भी गलत बताया गया कि इस दस्तावेज में वे चीज़ें भी शामिल है जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च ये दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने चर्च को कई अधिकार, राजकीय अधिकार दे रखे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसका खुलासा जो है उन्होंने किया कि ये सब बातें जो है गलत है। हॉलैंड के एक प्रसिद्ध मानववादी विद्वान इरास्मस, जन्म सन 1466। ठीक है, हॉलैंड के एक जो है प्रसिद्ध मानववादी विद्वान थे इरास्मस, जिनका जन्म जो है 1466 में हुआ और मृत्यु 1536, ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के जो है प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किए गए बाइबल के लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। बेटा, ये वही गलतियां हैं जो मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो सबको समझ में नहीं आता है, और उसके जो ज्ञाता हैं वे हमें जो है पढ़कर उसका अर्थ बताते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं हमको तो पता नहीं है, लेकिन वो जो बताते हैं हम मान लेते हैं। तो उस समय जो ये चर्च के लोग थे, वो लोग यही करते थे कि जो प्राचीन ग्रंथ थे ना, उनका अध्ययन जो है वो गलत तरीके से करते थे। इरास्मस ने चर्च की कई मान्यताओं को अंधविश्वासी बताया। इस विषय में उन्होंने भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों और विचारों की आलोचना की गई। उन्होंने क्या किया कि प्रारंभिक यूनानी साहित्य और बाइबल के जो है ग्रीक मूल पाठ का जो अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि चर्च के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है गलत तरीक़ों से जो है पेश किया गया है। इसके लिए जो है उन्होंने भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने चर्च के द्वारा बहुत सारे गलत जो चीज़ें बताई गई है उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा और उसकी आलोचना की। क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्ययन करती थीं? उन दिनों आमतौर पर पुरुषों को ही औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभाले, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने इस सीमा को लांघा और ग्रीक व लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया। ठीक है, उस समय महिलाओं को भी
क्या अध्ययन की छूट थी, लेकिन उन दिनों जो है आमतौर पर पुरुषों को ही इस प्रकार की जो है औपचारिक शिक्षाएं मिलती थी, परंतु कुछ महिलाओं ने जो है क्या किया, इस सीमा को लांघा और वे ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और अपना नाम जो है मानववादी लेखकों में दर्ज किया। ऐसी ही एक हैं महिला कसांड्रा फेडले, जन्म सन 1465 और मृत्यु हुई थी 1558। ठीक है, फेडले ने आग्रह किया कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्य के अध्ययन में भाग लेना चाहिए। ठीक है, उन दिनों वेनिस एक गणतंत्र था, लेकिन उसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो जो फेडले ने हैं उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को भी जो है इस प्रकार के अध्ययन में भाग लेना चाहिए। और चूंकि वेनिस जो सिटी है, जो शहर है, वो उस समय एक क्या था, गणतंत्र था, परंतु महिलाओं को जो है सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फेडले ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होता है और पुरुषों की इच्छाओं को प्राथमिकता मिलती है। इसके विरुद्ध में जो है फेडले महिला ने क्या कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, इसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो है सीमित हो जाता है और केवल पुरुष की इच्छाओं को ही प्राथमिकता मिलती है, अर्थात पुरुष के ही इच्छाओं को जो है ध्यान में रखा जाता है। एक तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुआती आलोचना थी। ठीक है, इससे आने वाले समय में नारीवादी विचारों के उभरने का रास्ता खुला। दूसरा मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली, बहुत ही फेमस पर्सन है, राजनीति में भी बहुत इनका नाम आता है। ठीक है, दूसरे मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। मैकियावेली ने सन 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द प्रिंस। इसको याद भी रखेंगे, द प्रिंस हमेशा पूछा जाता है। यह मूलतः राजनीति का एक अध्ययन था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आशीर्वाद की चर्चा ना होकर यथार्थ में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी विवेचना थी। ठीक है, इसमें एक और मानववादी व्यक्ति हैं, कौन, मैकियावेली, जिन्होंने 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस लिखी। पर यह पुस्तक मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित थी, जिसमें जो है किसी प्रकार के दर्शन या आशीर्वाद के बारे में नहीं बताया गया था, बल्कि जो है जो यथार्थ जो प्रैक्टिकल घटनाएं थी उनकी विवेचना जो है इसमें नैतिकता की चिंताओं से मुक्त होकर किया गया था। इसमें बताया गया था कि इसमें नैतिकता की चिंताओं से मुक्त होकर कोई राजा किस प्रकार निरंकुश शक्ति अर्जित कर सकता है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई राजा जो है कैसे अपने आप को जो है नैतिकता की चिंताओं से मुक्त करके, मतलब जो जिस राज्य में जो लोग हैं उनकी भावनाओं को छोड़ते हुए, उनकी भावनाओं को चिंता ना करते हुए कैसे एक राजा जो है अपने आप को निरंकुश शासक घोषित कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन साहित्य, शिक्षा और बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण बातें हैं। बच्चों ये हमारे थे क्या, यूरोप में मानववाद। अगला पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे भारत में। तो भारत में जो है कला और कलाबोध का एक नया दौर, इसके बारे में जो है हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।